बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की कोर्ट स्टोरी के साथ मैं हूं फ़रहाद मलिक। ख़बरें बहुत सारी हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेड केसेस थे, लेकिन वीलॉग जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो इसमें से कुछ चंद जो अहम ख़बरें हैं उसको आपके साथ मैं शेयर करूंगा आज की इस कोर्ट स्टोरी के साथ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 2-3 अहम हेयरिंग्स आज हुई हैं और उस हवाले से जो बातें हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये कि मजवज़ा जो आइनी तरमीम हुकूमत लेके आना चाह रही है, 26वीं आइनी तरमीम, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन सबमिट करवा दी गई है कि इस तरमीम को किसी भी सूरत में होने से रोका जाए। अब ये जो एप्लीकेशन है ये कब लगेगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के होते हुए ये मुमकिन नहीं है कि ये 25 अक्टूबर से पहले इसको टेकअप किया जाए और इसके ऊपर कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तो ये एप्लीकेशन एक वकील की तरफ से वहाँ पे दायर की गई है, लेकिन अभी तक इसकी कोई डेट है वो फ़िक्स नहीं हो सकी रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से। दूसरा जो अहम जो डेवलपमेंट इस्लामाबाद के अंदर हुई है, जब पीटीआई ने 2 दिन पहले जब वहाँ पे एहतजाज की कॉल दी, तो आपको याद होगा कि हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से शदीद जो आंसू गैस के शेल हैं वो किए गए और हर तरफ आपको याद होगा कि कंटेनर लगाकर रास्ते को ब्लॉक किया गया था। तो इसके बावजूद जब डी चौक में पीटीआई के कारकुन वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ एक पुलिस एहलकार की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है और अल्टीमेटली उस बेचारे की डेथ हो जाती है। तो आज की डेवलपमेंट ये है कि उस पुलिस एहलकार की जो हलाकत हुई है, उसके कत्ल का मुकदमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो इस्लामाबाद के रहनुमा हैं, आमिर मुग़ल साहब, जो इस्लामाबाद की एक सीट के कैंडिडेट भी थे और उनका इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर केस भी चल रहा है, तो उनके ऊपर ये कत्ल का मुकदमा आज दायर कर दिया गया है। एफआईआर के अंदर उनको बाकायदा नामज़द किया गया है। हैरानकुन बात ये भी है नाज़रीन कि इसी हलाकत के सिलसिले में जब वो जो पुलिस एहलकार हलाक हुए हैं, जब वो उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनके घर वालों से जब रब्ता किया गया, तो उनका ये मानना था कि वो पुलिस एहलकार जो थे वो दमे के मरीज़ थे, तो वो इससे पहले भी उनकी मेडिकेशन चल रही थी और जब ये एहतजाज चल रहा था तो वो बेचारे 24 घंटे से ड्यूटी पर मौजूद थे। और आपको याद होगा कि सुबह सवेरे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये जब दौरे पे निकले और इन्होंने पुलिस एहलकारों से बातें भी की, तो पुलिस एहलकारों ने शिकायत ये की थी कि हमें ड्यूटी देते हुए 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक जो है वो खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो बग़ैर नाश्ते के हम इस वक्त भी बैठे हुए हैं। तो वो एहलकार भी पुलिस वालों में शामिल था। जब आंसू गैस की शेलिंग होती है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जब आंसू गैस के शेल किसी भी जानब फायर किए जाते हैं, तो वो अगर 60-70% उसका जो धुआं है, उसका जो स्मोक है ख़तरनाक, वो आगे की तरफ अगर जाता है तो उसका कोई 25% 30% जो हिस्सा है वो वापस भी हवा के ज़रिए आता है। तो इसी तरह से वो पुलिस एहलकार बेचारा जो है, जिसको पहले ही सांस और दमे का मसला था, वो आंसू गैस की इस शदीद शेलिंग के अंदर उसकी तबीयत ख़राब होती है और वो जाँ बहक हो जाता है। बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी कि उसके कत्ल का पर्चा जो है वो पीटीआई के रहनुमा आमिर मुग़ल के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया गया है। दूसरा ये कि इस्लामाबाद के अंदर जो मैंने आपको कल के वीलॉग में बताया था कि एक बहुत बड़ा वकला कन्वेंशन हुआ था। इससे पहले लाहौर के अंदर हुआ, फिर पेशावर के अंदर हुआ और कल जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हुआ। उस वकला कन्वेंशन का जो एलामिया है वो आज ऑफ़िशियली उसको जारी किया गया है और उस एलामिया के अंदर उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ हुकूमत की तरफ से ये जो मजवज़ा आइनी तरमीम आ रही है उसको कंडेम किया गया है और उसको लाने की सूरत में या उसको पास करवाने की सूरत में वकला की तरफ से ये यूनानिमसली ये एक एलामिया जारी किया गया है कि अगर ऐसा होता है तो वकला जो हैं वो सड़क पर होंगे और वो इस तरमीम को
اس مجوزہ آئینی ترمیم کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ بار جو ہے، سندھ کی طرف سے ابھی تک چونکہ اس حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی تھی، لیکن آج سندھ بار کونسل کی طرف سے بھی یہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے بڑی پرزور مذمت کی ہے کہ اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی آئینی ترمیم اگر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو سندھ بار کونسل اس کی مذمت کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی تقریباً سبھی جو بار کونسلز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے جس کے ذریعے سے سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور آئینی عدالت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس کو انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو کے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے خلاف یہ جو وکلاء کی جو بار کونسلز ہیں وہ متفق ہیں کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹس کے اندر جو 199 کی جو جورسڈکشن ہے اس کے اندر بھی مجوزہ جو چینجز آنا چاہ رہی تھیں اس کے خلاف بھی وکلاء میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ایک ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو کسی دوسری ہائی کورٹ کے اندر ٹرانسفر کرنے کا بھی جو مجوزہ پلان ہے اس کے خلاف بھی وکلاء میں ایک شدید بے چینی موجود ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وکلاء ججز کو بلیک میل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک صوبے میں ایک جج جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے، اور جب وہ آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیتا تو آپ اس کو اٹھا کے کسی دور دراز دوسرے صوبے میں پھینک دیتے ہیں کہ آپ وہاں چلے جاؤ۔ تو اس طرح سے ججز کو پنش کرنے کے لیے کیرٹ اینڈ سٹک کا جو فارمولا ہے وہ اپلائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں بھی وکلاء جو ہیں وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی عدالت کا کانسیپٹ ہے اس کو وکلاء ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تمام جو بار کونسلز ہیں ان کے اندر یہ ریزولوشنز پاس ہو چکی ہیں، احتجاج ریکارڈ کرائے جا رہے ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، کنونشنز ہو رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اس طرح کی کوئی مجوزہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اس کے پیرل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دو ایسے وکلاء باڈیز ہیں جہاں سے حکومت کو کافی حد تک سپورٹ حاصل ہے۔ ان میں سے ایک سپریم کورٹ بار ہے اور دوسری پاکستان بار کونسل ہے۔ سپریم کورٹ بار کے جو اس وقت جو صدر ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ گروپ کے ہیں، تو اوبیسلی ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح جو پاکستان بار کونسل ہے ان کی الیکٹڈ باڈی جو ہے اس کے اندر تقریباً 50 سے 60% بلکہ 70% تک جو لوگ ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور پرو حکومت موجود ہیں، اور ان کا جھکاؤ بھی حکومت کی طرف ہے۔ آج اسپیشلی میں جو اس وقت جو پاکستان بار کونسل کا ذکر کر رہا ہوں تو پاکستان بار کونسل نے اپنی کچھ تجاویز حکومت کو بھجوائی ہیں آفیشلی کہ آپ جو 26ویں آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں تو ہماری یہ تجاویز ہیں کہ اس کے مطابق اس کے اندر کچھ چینجز کی جائیں۔ وہ تجاویز بڑی انٹرسٹنگ ہیں اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان بار کونسل نے اپنا پورا زور جو ہے وہ حکومت کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے اندر کچھ تجاویز جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جی پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز سے اتفاق کیا ہے، یعنی سپریم کورٹ کے اوپر جو آئینی عدالت بننے جا رہی ہے پاکستان بار کونسل اس کی تائید کرتی ہے، اس کے حق میں ہے۔ اسی طرح سے پاکستان بار کونسل کی تجویز میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A میں لکھا جائے کہ ووٹ شمار بھی ہوگا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے۔ ایک تو فلور کلاسنگ کا جو قانون بنے گا، ایک پارٹی کا جو سمجھ لیں کہ نمائندہ ہے وہ اپنی پارٹی کے حکم کے خلاف کسی دوسری پارٹی کو ووٹ کرے گا تو وہ اس کا ووٹ کینسل نہیں ہوگا بلکہ اس کو شمار کیا جائے گا، اور اگر اس کو سزا بھی دی جائے تو بھی اس کا ووٹ جو ہے وہ شمار کر لیا جائے اور اس کے بعد اس کو سزا دے دی جائے۔ پاکستان بار کونسل نے پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ ڈالنے والے ممبر کی نااہلی 5 سال کرنے کی تجویز دی ہے، جبکہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران میں ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے بھی تجاویز دی ہیں۔ 5 سال کی نااہلی وہ کروا رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنا ووٹ ڈال دیتا ہے تو اس کے ووٹ کو کاسٹ کیا جائے گا۔
अच्छा, उनकी ये तजवीज़ भी ये भी है कि चीफ़ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट, सीनियर जज हाई कोर्ट, सूबाई वज़ीर कानून और सूबाई बार काउंसिल के जो नुमाइंदे हैं उनको शामिल किया जाए। यानी जजेस की तैनाती के लिए आप इंतज़ामिया के ज़्यादातर लोगों को कमेटी का हिस्सा बना के अपनी पसंद के जो जजेस हैं उनको नामज़द करने की राह हमवार करना चाह रहे हैं। इससे साफ ज़ाहिर होता है मजहब आइनी तरमीम में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के तकर्रुर के लिए 3 सीनियर जजेस के नाम पर गौर किया जाना चाहिए। यानी कि वो जो पहले सीनियरिटी की बेस पे होता था कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसको नामज़द कर दिया जाता था, उन्होंने कहा जी कि नहीं, 3 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनमें से किसी एक का नाम सेलेक्ट करना चाहिए। अब ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि सीनियर बोर्ड जो तीनों जजेस होंगे वो यकीनन अपनी अपनी नामज़दगी के लिए वो लॉबिंग शुरू करेंगे, वो हुकूमत के अंदर अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि हम आपके लिए अच्छे काम करेंगे, हम आपके बेस्ट बडीज़ बन के काम करेंगे। तो इस तरह से समझ लें कि हुकूमत एक ब्लैक मेलिंग की पोजीशन में आ जाएगी और हर जो सीनियर जज होगा वो अपनी अपनी लॉबिंग करेगा चीफ़ जस्टिस बनने के लिए। ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है नाज़रीन, इसको किसी भी सूरत में जो वकला कम्युनिटी है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर हो जाता है तो ये जो जजेस हैं, जो आपका जुडिशल सिस्टम है जो पहले ही दुनिया के अंदर बहुत पीछे रेट किया जाता है, 136 या 38 के नंबर के ऊपर वो आता है, जो कि इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है। लेकिन इसके अंदर भी सिर्फ जुडिशरी ज़िम्मेदार नहीं है, इसके अंदर भी आप जानते हैं कि किस तरह से उनको डिक्टेट किया जाता है, किस तरह से हरास करके जजेस से मनपसंद फ़ैसले लिए जाते हैं। हालिया दिनों में आपने देखा कि हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लेटर लिखा कि हमें हरास किया जाता है, हमें तंग किया जाता है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। बल्कि उन्होंने डिटेल भी बताई कि कौन कौन से ऑफ़िसर जो थे वो आके किस तरह से उन्हें हरास करते थे, उनको तंग करते थे, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको किस तरह से तंग किया जाता है, कौन कौन से दीगर टैक्टिक्स और टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं मनपसंद फ़ैसले लेने के लिए। उसके साथ आपने जो सेशन जजेस हैं उनके भी केसेस सामने आए कि किस तरह से एक सेशन जज ने लेटर लिखा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान को कि किस तरह से उसको एक केस के अंदर अपनी पसंद का फ़ैसला लेने के लिए उसको हरास किया गया। पहले उसको डिक्टेट करने की कोशिश की कि जब वो नहीं माने तो उनका जो घर है, उसके घर का जो मीटर है, उसका जो बिल है वो 2.5-3 लाख रुपए भेज दिया जाता है। फिर उसकी अदालत के बाहर जो है वो ट्रांसफार्मर जो है उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है, उसके कोर्ट के बाहर जो है फायरिंग करवा दी जाती है, लोगों को भगा दिया जाता है। यानी बेशुमार टैक्टिक्स होते हैं जब आपने किसी जज को हरास करना हो, अपनी पसंद के फ़ैसले लेने हो, किसी फ़ैसले को होने से रोकना हो। तो पाकिस्तान के अंदर जब इस तरह से होगा तो फिर आप ये तवक्को करें कि आपकी जो जुडिशरी है वो टॉप 10 के अंदर आए या टॉप 5 के अंदर आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता इस तरह की सिचुएशन में। तो ये सूरत हाल जिससे इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी दोचार है, उसके अंदर आप मज़ीद इस तरह की तजावीज़ दें कि जी जो चीफ़ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तैनाती जो है वो हुकूमत अपने हाथ में ले ले। इस तरह से हुकूमत उनके ऊपर डोमिनेट तो कर सकती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि इस तरह से आप जुडिशल सिस्टम को रिफ़ॉर्म करेंगे, उनके अंदर इस्लाहात लेकर आ सकते हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं, तो ये एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। अगर ये सूरत हाल इस तरह से रही तो यकीनन वकला ने जिस तरह से अपने अपने कन्वेंशंस में ये एलामिये जारी किए हैं कि वो सड़कों पर निकलेंगे और वो एहतजाज करेंगे और वो एक तहरीक चलाएंगे, तो ऐसा होता हुआ अगले चंद दिनों में नज़र आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत भी अपनी पूरी साफबंदी कर रही है कि वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी उनकी मुलाकातें जारी हैं। उसके साथ साथ ये जो 63 का फ़ैसला काजी फ़ाइज़ ईसा ने दिया है, इससे भी हुकूमत को बहुत ऑक्सीजन मिली है और वो इस तरमीम को करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चंद MNAs हैं और चंद सेनेटर्स हैं, उनको भी रूपोश कर दिया गया है। कुछ कहा जाता है कि शायद उनको इस वक्त बैरून मुल्क कहीं रखा गया है किसी एक ही जगह पर, और कुछ जो हैं उनको पाकिस्तान के अंदर किसी खुफिया मुकाम के ऊपर रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर करती हैं कि हुकूमत इस वक्त हर हाल में ये आइनी तरमीम करने का इरादा रखती है
اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی انتہائی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔